बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखा था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखा था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारी कंप्लीट हो गई थी, सारे रीजंस हम लोगों ने समझ लिए थे। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अभी थोड़ी सी चर्चा हम लोग और करेंगे। ठीक, कल जो हमने खास बातें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखी थी, सबसे पहले मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, राइट? क्योंकि हमने बोला था कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और अगर एन नंबर ऑफ पैकेट्स हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मतलब एनर्जी हो जाएगी एन न्यू। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देख ली थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यूनिट का खास ध्यान रखिएगा। इस एन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि एन हमेशा इंटीजर ही होगा, इस बात को याद रखना। एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि या तो पैकेट एक आएगा, या दो आएंगे, या तीन आएंगे, या चार आएंगे, या पांच आएंगे, कभी भी आधा पैकेट, है ना? या अगर मैं लाइट की बात करूं तो एक फोटोन आएगा, या दो फोटोन आएंगे, या तीन फोटोन आएंगे, कभी भी 1.5 फोटोन, 2.5 फोटोन, आधा फोटोन, 2.3 फोटोन ऐसे नहीं आ सकते। तो या तो एनर्जी की वैल्यू एच न्यू होगी, 2 एच न्यू होगी, 3 एच न्यू होगी, इस तरीके से एक्सेट्रा आगे चलती चली जाएंगी। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देख ली थी, राइट? फिर हमने एक चीज देखी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये भी एक एनर्जी की यूनिट होती थी, और हम लोगों ने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हुआ करता था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हुआ करता था, राइट? ठीक है, ये कब है? जब पार्टिकल की फॉर्म में लिख रहा हूं, और मैंने आपको किलोजूल पर मोल की फॉर्म में भी जो भी कन्वर्जन आता था वो सब लिखवा दिया था। ठीक, अब जरा इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ढंग से बात कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बड़े अच्छे से समझाता हूं, ये क्या चीज है। देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चर्चा करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये क्या लिखा हुआ है उससे। देखो, सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q। अभी इस पर ना कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये चार्ज जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा, ये मोशन नहीं करेगा। ठीक, लेकिन मैंने क्या किया, इस चार्ज पर, इस क्यू चार्ज पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया V वोल्ट का। पोटेंशियल वही जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हो, राइट? फिजिक्स में जो पढ़ते हो। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज क्यू पर V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा, इस चार्ज के अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी कितनी होगी? वो एनर्जी होगी Q इंटू वी के बराबर। यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो आपने पोटेंशियल मल्टीप्लाई किया है, आप उन दोनों को, मतलब जो आपने पोटेंशियल दिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एनर्जी आ जाएगी, राइट? अब हो सकता है वो एनर्जी लेकर ये चार्ज कुछ भी करे, हो सकता है मूव करने लग जाए, राइट? तो हो सकता है जो आपने Q इंटू वी दिया वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, तो उस केस में मैं लिख दूंगा क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हो सकता है ये क्यूबी जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, हो सकता है वो इलास्टिक एनर्जी में चेंज हो जाए, वो किसी भी एनर्जी में चेंज हो सकता है, हो सकता है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाए, राइट? तो हम इन सब चीजों की बातें करेंगे अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी, कि अगर कोई चार्ज क्यू है, वो रेस्ट पर है, उस पर मैंने क्या किया, उस पर मैंने 1 वोल्ट का या V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई अगर कर दिया, तो वहां से क्या हो जाएगा, रेस्ट से एक्सेलरेट हो जाएगा और उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एंड दैट एनर्जी विल बी नोन एज QV। और अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन पर जो Q होता है वो कितना होता है, E के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं बोल दूंगा अब जो चार्ज हो गया वो हो गया EV। ठीक, क्योंकि मैंने Q फिक्स कर दिया कि भाई वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हमारे काम का नहीं है, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट ही पूरा फिजिक्स में आता है, इसलिए मैं दूसरा पॉइंट बस आपके सामने लिख कर ले आया हूं, ताकि अगर आपको ये चीज आती है तो अच्छी बात है, आप इसको पढ़ सकते हो और जान सकते हो। अगर नहीं आती तो आप बस इसको अभी लिख कर छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये आगे आने वाले समय में आपके कोर्स में आ जाएगी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए। और हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ लिया था कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सबको याद होना चाहिए था, ये काम की बात है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। इस पर एक नीट में भी क्वेश्चन आया, अभी वो भी करेंगे।
पहले एक क्वेश्चन लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। लिखिए, थ्रू व्हाट पोटेंशियल, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एन अल्फा पार्टिकल should be accelerated to have speed of 5 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मैं एक्सेलरेट करूं ताकि उसके अंदर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाए। ठीक, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा क्या कि सबसे पहले तो मुझे पता लगाना है कितना पोटेंशियल अप्लाई करूं, किस पर, क्यू चार्ज पर, ताकि उसके अंदर स्पीड आ जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो क्यू क्या है, अब अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+, राइट। तो 2+ यानी कि 2 प्रोटॉन का चार्ज, और जो 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा वही 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो इसका मतलब Q हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। V तो मुझे निकालना ही है, राइट। आगे क्या है, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आप लोगों को पता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, यहां पर क्या होता है 2 और 4, राइट। बट ये तो एक अल्फा पार्टिकल का मास है ना, दैट इज 4U। अगर U को ग्राम में चेंज करना होगा तो U को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, 1U इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27, राइट। ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप आप लोगों को याद होंगी, राइट। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg, और इंटू V कितना है 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। तो यहां से V की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, V की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ये हो गया कैंसिल, अप्रोक्सीमेट ले लिया मैंने 1.6, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो 5 अपॉन 4 इंटू 27 में से 6 गए तो ये बच गया 21, और 19 जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -2, राइट। और ये हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, यानी कि इतना पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड, यहां पर स्क्वायर भी तो था, हाफ mv स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 और कर लो, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 1 जा 5, 6, 6.25, 6.25 इंटू, और ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4, यानी कि 62500 वोल्ट का आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी स्पीड कितनी आएगी, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इस तरीके से करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं AIPMT 2008 का, AIPMT 2008 का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक PN फोटो डायोड है, क्या होता है ये पता नहीं, अभी हमें नहीं जानना, हम तो बस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक PN फोटो डायोड है, इज मेड ऑफ अ मटेरियल with a band gap of 2 electron volt
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of the radiation that can be absorbed by the material is nearly 20 into 10 raised to the power 14 hertz. B option 10 into 10 raised to the power 14 hertz. C option 5 into 10 raised to the power 14 hertz. या D option 1 into 10 raised to the power 14 hertz. इसको सॉल्व करना है, ठीक। देखें, चलिए। तो एक सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको दे रखा है एक पीएन फोटोडायोड है, कुछ है, यानी कि एक समथिंग देयर, राइट, और वो कुछ एक मटेरियल से बना हुआ है जिसका बैंड गैप है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। यानी कि एक एनर्जी आपको दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल, कितनी फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि एक एनर्जी तो आपको दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरी एनर्जी कौन सी होगी आपको ये पता लगाना है। तो दूसरी एनर्जी कोई भी हो उसमें फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मुझे पता है E इज इक्वल टू एच न्यू एक फॉर्मूला होता है, सही है, तो बस वही लगा दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू, क्यों, क्योंकि ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। बट यहां पर जो एच है, अब न्यू तो आपको निकालना ही है। एच क्या है, 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये ऐसा यूनिट में है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं होती एनर्जी की, तो मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। सही है, सॉरी कूलाम नहीं, जूल। और म्यू मुझे निकालना है, तो म्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 3.3, और ये लगभग लगभग हो जाएगा 5 टाइम्स, राइट। तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर करवा दिए। अब हम थोड़े से क्वेश्चन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के देख लेते हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं सारे दिखा दूंगा मैं आज आपको, ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनर्जी पर क्वांटा ऑफ एन ईएमआर, ईएमआर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज, 400 मेगाहर्ट्ज। अब सिंपल सी बात है, एनर्जी निकालनी है मुझे, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मुझे फॉर्मूला पता है NH न्यू होता है, लेकिन बोल रहा है पर क्वांटा, पर क्वांटा मतलब एक क्वांटम के लिए, यानी कि n की वैल्यू हो गई 1, राइट। कल हम लोगों ने बात करी थी ना, क्वांटम बोलते हैं, लेकिन लाइट की मतलब अगर EMR मेरी लाइट है तो उसी क्वांटा को मैं फोटोन बोलने लगता हूं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। अब H आपको पता ही है, और फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है कितनी, 400, लेकिन ये मेगा हर्ट्ज में, इसको पहले आप किस में चेंज करोगे सर, हर्ट्ज में। तो 400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, राइट, 400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा क्या, आपका हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है वो आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कैलकुलेट द एनर्जी पर क्वांटा ऑफ एन ईएमआर, पूरा क्वेश्चन सेम, ऑफ वेवलेंथ, अब की बार वेवलेंथ दे रखी है 662.6 नैनोमीटर। पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, अब क्या दे रखी है,
वेवलेंथ। तो इसको भी करिए, तो यहां क्या हो जाएगा फिर से, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन तो 1 हो गया, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी, तो एच सी अपॉन लैम्डा कर दो, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, देख चुके हैं पिछली क्लास में, राइट। तो अब मुझे h की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, c है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और लैम्डा कितना है, लैम्डा है 662.6, बट ये नैनोमीटर में है ना, इसको मीटर में चेंज कर लो, 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल पर क्वांटा, ये एक क्वांटा की है, ये याद रखना। तो सिंपल है, कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं खूब, जेई में नहीं आएंगे, ठीक है। बस मैं तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ 11th और नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी है, हालांकि नीट ने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, पर शुरुआत यहीं से होती है, ठीक। तो ये ऐसे तरीके के आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो अभी मैं आपको एक नीट 2013 का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और फिर हम लोग जेई के आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास में आज की पूरी क्लास हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की प्रैक्टिस पर चलेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज केवल हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी में क्या रिलेशन है, उस टाइप के क्वेश्चन। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, फिर देखा वेवलेंथ दे रखी हो तो एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब अगला केस देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सपोज 10 raised to the power minus 17 joule of energy is needed by the interior of the human eye to see an object. How many photons of green light whose lambda is given 550 nanometer are needed to generate this minimum amount of energy? वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देखकर कि भाई एनर्जी दे रखी है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू होता है, राइट, या फिर E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा होता है। अब आपको E पता है, H तो पता ही होता है, C तो पता ही होता है, और लैम्डा पता है, तो निकालना क्या है, N निकालना है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है हाउ मेनी फोटोन्स। तो बस चलो इसको कर लेते हैं। तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 17 इज इक्वल टू N तो निकालना ही है, इंटू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन कितनी दे रखी है 550, राइट, 550 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन करके आप n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू आएगी 27.7, बट चूंकि ये 27.7 तो हो नहीं सकती ना, तो इसको आप राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे 28, ठीक, राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे 28। अब यहां पर एक बड़ी ध्यान से बात सुनना, अगर मान लो ये वैल्यू आती 21.1, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये वैल्यू आती, सॉरी 21.1 नहीं 27.1, तो अब क्या करते, क्या आप इसको 27 लिख देते, नहीं, यही गड़बड़ बात है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूं क्यों। आपको इतनी एनर्जी चाहिए 10 रेज़ टू द पावर माइनस 17, ठीक है, और वो कह रहा है कि उसके लिए आपको चाहिए 27.7 फोटॉन्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 27 फोटॉन्स तो चाहिए ही, लेकिन इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी और चाहिए, जो आपको अगला फोटोन ही दे पाएगा, जो आपको अगला एक फोटोन ही दे पाएगा,
ठीक, हाँ वो बात अलग है, वो जो एनर्जी देगा वो 10⁻⁻17 से ज्यादा होगी, आप उसमें से 10⁻⁻17 रख लोगे और बाकी की किसी और काम में लगा दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको 27.7 फोटोन्स आए, है ना, यानी कि आपको इतनी एनर्जी देने के लिए 10⁻⁻17 जूल एनर्जी देने के लिए आपको 27.7 फोटोन्स चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई 27 फोटोन्स तो पूरे लग गए, और 0.7 का मतलब क्या है कि जो एक फोटोन आया होगा उसका 0.7 पार्ट ही आपका एनर्जी यूज हुई वहां पर, बाकी जो 0.3 पार्ट की एनर्जी थी वो आपने कहीं और लगा दी होगी, राइट। ऐसी अगर आपका वैल्यू आती 27.1, इसका मतलब क्या है 27 फोटोन्स तो पूरे लग गए, लेकिन जो अगला फोटोन आया होगा उसका केवल 0.1 पार्ट आपने यूज किया, 0.9 पार्ट जो था वो एक्स्ट्रा था, वो आपने वेस्ट कर दिया या उसका आपने कुछ और कर दिया होगा, ठीक। लेकिन अगर आपने 27.1 को राउंड ऑफ करके 27 ही लिख दिया, इसका मतलब क्या है आपने केवल 27 फोटोन्स की एनर्जी लगाई है, और 27 फोटोन्स की एनर्जी से तो 10⁻⁻17 जूल एनर्जी मिल ही नहीं सकती थी, वो तो किससे मिलती 27.1 से। तो मजबूरी है आपकी, आपको एक ज्यादा फोटोन लेना ही पड़ेगा, बेशक आप उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको कहीं और वेस्ट कर दो, चाहे किसी और काम में लगा दो, लेकिन आप 27.1 को राउंड ऑफ करके 27 नहीं लिख सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको सीखनी पड़ेगी। तो बहुत जनरली कंफ्यूजन क्या रहता है कि लोग बोल देते हैं कि 27.7 का राउंड ऑफ करके आया 28, तो अगर 27.1 हो जाता तो उसका राउंड ऑफ करके तो 27 आता, तो क्या 27 आंसर है? नहीं, फिर भी 28 ही आंसर है, क्योंकि यहां हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, यहां हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं। प्लांक कहता था 27.7 फोटोन नहीं हो सकते, अगर हैं तो आपने गड़बड़ करी है कुछ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो पार्टिकल थ्योरी को मानता हूं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 28। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा कि 27.7 हो तब भी 28, 27.1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होता, हमेशा 28 ही आंसर होता। ठीक, क्यों वो भी लिख लीजिएगा। तो ये 3 बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल। अब मैं आपको एक नीट 2013 का क्वेश्चन दिखा देता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं तो बेटा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बस कराए आपको। नीट 2013 देखो भाई, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, वो भी उसने दे दी थी नीट में, मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इस 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जो क्वेश्चन में दे रखी होगी हम वही लेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो वो खेल रहा है आपके साथ, वो आपको वैल्यूज कुछ और दे रहा है, ठीक है, तो आपको वही वैल्यू लगानी है जो वो दे रहा है क्वेश्चन में, आप अपनी तरफ से मत लगाइएगा। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10⁻15 second inverse. Option A 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 10। करिए, टाइम लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर आंसर बताएं। देखें, चलिए देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको H दे रखा है, आपको C दे रखा है, और आपको म्यू दे रखा है, आपसे लैम्बडा पूछा है। अब याद करो, आप जरूर फंस गए होगे अगर आपने ये लगा दिया होगा। क्यों आप सोच रहे होगे ई कहां से लाऊं, आपको ये लगाना ही नहीं था, ये उसने बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अरे आपको इन तीनों का ही रिलेशन पता है,
लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, बस कुछ नहीं करना था। सी कितना है 3 इंटू 10⁻17 और म्यू कितना है 6 इंटू 10⁻15। सॉल्व करिए, आंसर आ गया 50। बस खत्म, इतना ही था। नीट 2013। सही है। तो ये तो हो गए बिल्कुल बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। चलिए लिखिए, अ बल्ब is rated as 100 watt if it emits 25% of absorbed energy as red light whose lambda is given 6.626 angstrom. How many photons are emitted out by the bulb per second? चलिए शुरू हो जाइए। अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को सबसे पहले पॉज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जिसने नहीं करा पहले वीडियो को पॉज करे, सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आया, सॉल्यूशन खुद से क्यों करना चाहिए? आइडियाज आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको जो आइडिया आएगा वो सही होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको 3-4 मेथड आप लगाओ, ठीक, और उन 3-4 मेथड से आंसर ना आए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में ये 3-4 मेथड नहीं लगाने। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि आप ये सीख जाओ कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है। मेरा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आप ये भी पता कर लो कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड नहीं लगाना है। राइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वॉट की। अब 100 वॉट का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर किसी की पावर है 100 वॉट, पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। इसका मतलब 100 वॉट का मतलब है कि वो 100 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकंड में। सही है, 100 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकंड में, या उसको 100 जूल एनर्जी रिक्वायर होती है 1 सेकंड में, जो भी आप बोलना चाहो। मतलब 1 सेकंड और 100 जूल एनर्जी, ये रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है इट एमिट्स 25% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज रेड लाइट। यानी कि जब वो 100 वाट का बल्ब है, यानी कि 100 वाट का बल्ब 100 जूल एनर्जी निकाल मतलब एब्जॉर्ब करता होगा। ठीक, करनी चाहिए थी उसको कायदे से 1 सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो केवल उसका 25% ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब 100 जूल का 25% ये एनर्जी हो गई हमारी, यानी कि 25 जूल। ये हमारी एनर्जी है जो बल्ब एब्जॉर्ब कर रहा है, 25 जूल। ठीक, और किस फॉर्म में करता है? एज रेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फोटॉन्स कितने एमिट हो जाएंगे बल्ब से पर सेकंड में। तो सिंपल समझ में आ गया कि भाई ई दे रखा है और लैम्डा दे रखा है, और आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। बस उसने ई देने का थोड़ा सा लहजा चेंज कर दिया, तो मैंने आपको एक स्टेप और ऊपर बढ़ाया। अब मैंने डायरेक्ट ई ना देकर पावर दे दिया। तो आप देख रहे हो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 25 इज इक्वल टू एन into 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 upon 626 6.26 6.626 into 10 raised to the power minus 10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉन है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आपकी एन की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको तरीका आना चाहिए। जब आप एन की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे आएगी 9.16 इंटू 10 रेज टू द पावर 90। ठीक, कुछ चेंज भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मेरे से भी, मैं भी इंसान हूं, बट कंसेप्ट आपको समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं। चलिए, तो अब हम लोग जेई मेन पर पहुंच गए हैं। जेई मेन और नीट लगभग बराबर। ठीक, तो जो जेई मेन टाइप के क्वेश्चन है वही नीट टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा मानकर चलिएगा। लिखिए, अ नियर
ultraviolet photon of wavelength 300 nanometer is absorbed by a gas and then emitted as two photons. One photon is of red light with wavelength 760 nanometer. What would be the wavelength of the second photon? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जेई में आया था 2020 में, तो वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, इस क्वेश्चन को करिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं करा तो करिए, तब सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपके पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, तो एक गैस ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक, तो उसने मतलब जब फोटोन एब्जॉर्ब किया तो इसका मतलब उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी इस फोटोन से करस्पॉन्डिंग जो भी होगी, ठीक है, और फिर उसने दो फोटोन निकाले, अच्छी बात है। अब एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात याद करो या किसी भी चीज की बात याद करो, कोई एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी तो निकालेगा बाहर, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कम निकाल रहा है, या कम एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा निकाल रहा है, ठीक, जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी निकाल देगा। तो उसने 300 नैनोमीटर का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, उसके करस्पॉन्डिंग उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, लेकिन जब उसने निकाली तो उस एनर्जी को दो पार्ट में निकाला, यानी कि दो फोटोन के रूप में निकाला, ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल नेचर चल रहा है, एक पार्टिकल से एब्जॉर्ब करी और निकालने के लिए उसने दो पार्टिकल की मदद ली। एक पार्टिकल की आपको क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, आपसे दूसरे पार्टिकल की वेवलेंथ पूछिए, ठीक, हमको नहीं पता क्या होगी, हमको तो ये पता है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी एमिट भी करेगा, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए उसने क्या किया, एक फोटोन की मदद ली, तो 1, एन की वैल्यू 1 और एच सी अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है 300 नैनोमीटर, अभी लगा लेंगे, लेकिन उसने एमिट करने के लिए दो फोटोन की मदद ली, पहला फोटोन उसने निकाला एच सी अपॉन लैम्डा 2 दैट इज 760 नैनोमीटर, और दूसरा फोटोन उसने निकाला एच सी अपॉन लैम्डा 3, जो कि हमें निकालना है। तो कॉमन सेंस कहता है कि सर एच सी और एच सी काट दो, तो फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 3। कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगवाते हैं और रटवाते हैं, मैं नहीं मानता इसको आपको रटना चाहिए, या आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। तीन फोटोन होते तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 हो जाता। अब 1 अपॉन 300 into 10 raised to the power minus 9 meter is equals to 1 upon 760 into 10 raised to the power minus 9 meter और प्लस 1 अपॉन लैम्डा, राइट, सिंपल, ठीक है। अब मैं मानकर चल रहा हूं कि जो आप लैम्डा निकालोगे वो भी किस में निकालोगे, नैनोमीटर में, तो इसका मतलब यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं 10 raised to the power minus 9 मीटर, यानी कि जो आपने वेवलेंथ निकाली, मतलब जो भी आपने फोटोन छोड़ा होगा उसकी वेवलेंथ भी नैनोमीटर में रही होगी, क्योंकि बाकी दो नैनोमीटर में, सही बात है, तो उसका मतलब अगर वो जो भी आएगी वैल्यू उसमें 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर ऑलरेडी रहता, तो ये काट दो, ये काट दो और ये भी काट दो, ठीक है। तो यानी कि अगर ये दोनों नैनोमीटर में थे तो ये वैल्यू भी नैनोमीटर में आएगी, अगर आपने इन दोनों को मीटर में चेंज कर लिया तो ये भी अब ऑटोमेटिकली मीटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 760 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लेना, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा आपका 300 इंटू 760 और 760 माइनस 300, तो ये हो जाएगा आपका 460, राइट, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 इंटू 760 अपॉन
460, राइट। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके जो भी आए वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चले आगे। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली 496 आएगी आप लोग, लेकिन कैलकुलेशन करिएगा और निकाल कर देखिएगा। ठीक है, तो एक जेई का क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, सेम इसी टाइप का है, ये जेई में आया हुआ है 2011 में। क्वेश्चन लिख लीजिए, अ गैस absorbs a photon of 355 nanometer and emits at 2 wavelength. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is at option A 1035 nanometer, option B 325 nanometer, ऑप्शन सी 743 नैनोमीटर या ऑप्शन डी 518 नैनोमीटर। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूं, 743 नैनोमीटर आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करके लाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखें, चलिए अगला क्वेश्चन जेई 2010 का, जेई 2010 लिखिए, द एनर्जी required to break 1 mole of ClCl bonds in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single ClCl bond is option A 494 nanometer, option B 594 nanometer, ऑप्शन सी 640 नैनोमीटर या ऑप्शन डी 700 नैनोमीटर। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इज इतनी। तो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल ClCl बॉन्ड। ठीक है, आपको जो एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 1 मोल ClCl बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, लेकिन आपसे जो पूछ रहा है वेवलेंथ, वो पूछ रहा है एक सिंगल ClCl बॉन्ड को तोड़ने की। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन है, एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन और फोटोन की बात करी नहीं गई है, तो फोटोन को हमने 1 मान लिया, hc/लैम्डा लिख दिया। लेकिन एनर्जी आपको दे रखी है 1 मोल को तोड़ने के लिए, और लैम्डा निकालना है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो निकाल लो। तो आपको पता है 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो लगती है 242, राइट। लेकिन ये किलो जूल में है तो जूल में कर लो। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी लगेगी सर, 242 इंटू 10⁻3 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ एनर्जी की वैल्यू लगाओ, ये हो गई एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी। देख रहे हो कुछ नहीं कर रहा क्वेश्चन में, बस थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है आपको। यहाँ पर उसने मोल लगा दिया, सिंपल से लॉजिक है। और 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा आपको निकालना है। सही है। अब लैम्डा जो यहां से आएगा जब आप निकालोगे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके, तो वो आएगा 0.494 इंटू 10⁻⁻6।
और ये किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि बाकी सब मीटर में है। तो आप इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 494 नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए। सिंपल। चलिए थोड़ा और लेवल बढ़ाएं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का है, अभी आप लोगों ने थर्मो पढ़ी ही नहीं है, तो क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि थर्मो में भूल जाएंगे करवाना, क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है। तो बेशक समझ ना आए, लेकिन नोट्स में जाना चाहिए, लेकिन समझ में आएगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा 2 मिनट में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखकर तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि आपसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट कंसेप्ट नहीं पढ़ा। अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि जो भी एनर्जी हम देंगे उस एनर्जी को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी काम में। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक माइक्रोवेव रेडिएशन थी जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ठीक। आपने क्या किया, इस वेवलेंथ वाले फोटोन से कुछ एनर्जी निकलेगी, राइट। उस एनर्जी को यूज किया 400 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में, 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक। और इस काम को करने में जो आपकी एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 25%। यानी कि जो भी आपकी एनर्जी लगा रहे थे उसकी केवल 25% एनर्जी यूज हो रही थी, सही है। तो सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गई हमें कि हमें एम तो निकालना है, और एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा हमें दे रखा है, यहां से हमारी आएगी एनर्जी, लेकिन हमें इसका यूज करना है कितना, केवल 25%। सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो एनर्जी यूज हो रही है ये यूज हो रही है पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना पानी का, 400 ग्राम पानी का, ठीक। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें पानी का टेम्परेचर बढ़ाना हो या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना हो जिसका मास दे रखा हो और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दे रखा हो, ठीक। तो जब आप उसको कुछ हीट दोगे तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो जो हीट है वो क्या है, वो एनर्जी तो है। तो वो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एम एस डेल्टा टी। ये आपको याद रखना है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, फ्यूचर में आपको याद करना ही होगा, अभी कर लो, फ्यूचर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप इस बात को रट लो कि ऐसा कुछ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब सीखेंगे, ठीक। अभी बस इतना देख लो कि जब भी हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ हीट देते हैं तो जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, एम एस डेल्टा टी। एम क्या है, मास, दैट इज 400। एस क्या है, एस होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक कांस्टेंट होता है, एक शब्द होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो इसमें दे रखी है 4.2। और डेल्टा टी, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 25 से 45 किया, यानी कि 20 डिग्री का डिफरेंस है, सही है। तो यहां पर वो रख दो 400 इंटू 4.2 इंटू 20, सही है। तो जब आप इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगी एन की वैल्यू, सही है। तो यहां से आप एन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 इंटू 4.2 इंटू 20 इंटू 100 इंटू लैम्डा कितना है 0.08 अपॉन 25 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। इतनी लंबी वैल्यू आएगी, लेकिन यहां से क्या आएगा, यहां से आएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। बस यही गड़बड़ होती है, हम इतनी सब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, यही भूल जाते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था।
क्वेश्चन में पूछा है बेटा मोल्स ऑफ फोटोन्स। मैंने कहा था ना मोल चैप्टर अब आपका कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा, हर जगह लगेगा, है ना। तो मोल कैसे निकालोगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होते हैं तो मोल्स कैसे निकालते हैं, n अपॉन Na। तो यहां से सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालोगे, फिर जो भी n की वैल्यू आएगी उसमें क्या करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 का डिवाइड दोगे। ठीक, तो वो बाद में देने की जरूरत नहीं है, यहीं दे लो डायरेक्ट। ठीक, तो अब आप इस क्वेश्चन को जब पूरी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आएंगे आपके मोल्स। कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आलस नहीं दिखाना है बिल्कुल भी, कैलकुलेशन पूरी पूरी सॉल्व करनी है, एग्जाम में ऐसी ही कैलकुलेशन आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। चलिए कुछ और तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दूं या फिर चलो यहीं कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। लिखिए, अ डाई absorbs the radiation of 4000 angstrom and fluoresces the radiation of 5000 angstrom if only 40% of the absorbed energy is emitted out. Calculate the ratio of number of quanta emitted out and the number of quanta absorbed. ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपसे हो जाना चाहिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा जो बाहर निकले, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बाहर निकले अपॉन नंबर ऑफ क्वांटम जो एब्जॉर्ब किए थे। तो यानी कि n2 अपॉन n1 का आपको रेशियो निकालना है, या आपको n एमिटेड अपॉन n एब्जॉर्ब का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे। ठीक, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करें, हम लोग करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, उसके बाद ही आंसर देख रहे हो। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है एक डाई है जो एक फोटोन एब्जॉर्ब करती है इस वेवलेंथ का। ठीक, या वो इतने एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, कितने फोटोन से पता नहीं। ठीक, वो तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो यहां से करस्पॉन्डिंग एक कुछ एनर्जी आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा करके। और फ्लोरोसिस यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल मैंने आपको सिखाया था जो चमकते हैं, और चमकाकर अपने आप को ग्लो कराकर उसमें से जो एनर्जी निकालती है वो निकालती है 5000 एंगस्ट्रॉन की। ठीक, एब्जॉर्ब किया 4000 एंगस्ट्रॉन का फोटोन। ठीक है ना, याद रखना E इज, अब कंफ्यूजन ना हो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो लैम्डा अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ लैम्डा कम है, यहाँ एनर्जी, तो यहाँ लैम्डा ज्यादा है, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करी है और निकाली कम है। तो कंफ्यूज मत होना कि ज्यादा एनर्जी लेकर कम कैसे निकाल, वो सॉरी कम एनर्जी लेकर ज्यादा कैसे निकाल दी ना, लैम्डा कम ले रहा है यानी कि एनर्जी ज्यादा ली है ना, और लैम्डा ज्यादा दे रहा है यानी कि एनर्जी कम दी है, तो ज्यादा लेकर कम तो दे ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर कुछ ना दे रखा होता तो हम मान लेते जितनी ली है उतनी दे दी होगी, सही है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में ली थी। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ ओनली 40% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड आउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है लिखते हैं, चलो मान लो उसने कुछ E A एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक, और कुछ E उसने एमिट कर दी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो E है वो एब्जॉर्ब्ड की 40% है। एक रिलेशन मिल गया, क्योंकि अब आप इक्वल नहीं रख सकते थे कि EA इज इक्वल टू EE,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन तो बोल रहा है ना कि इतनी एब्जॉर्ब करी और इतनी एमिट करी। तो कैसे निकालेंगे रिलेशन? भाई अगली लाइन बोल रही है कि इफ ओनली 40% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड आउट, तो ये उसने एब्जॉर्ब करी लेकिन उसका 40% निकाल दूं तो इतनी उसने एमिट करी। क्लियर है? अच्छा, ई ए कैसे निकालूंगा? ये हो जाएगा आपका एन एच सी अपॉन लेमडा, तो एन एब्जॉर्ब्ड इंटू एच सी अपॉन लेमडा कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। सही है? और इसका 40% इज इक्वल टू ई एमिटेड, एमिटेड कितना है? एन एमिटेड इंटू एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा कितना है? 5000 इंटू 10⁻⁻10। ये कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है, ओके। एच सी से एच सी कैंसिल, और ये कट गया 4 से 10 टाइम्स, ये 10 से कट गया 10 टाइम्स। अरे बाप रे, क्या बचा? एन ए अपॉन 10 ही बच गया इधर केवल, और इज इक्वल टू एन ई अपॉन 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो गया 2, तो यानी कि एन ए अपॉन एन ई इज इक्वल टू 2। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है एन ई अपॉन एन, तो ये हो गया 1/2। सिंपल क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई में, यहां पर कैलकुलेशन मिनिमम लेकिन कंसेप्ट मैक्सिमम। और अगर आपको क्वेश्चन की ट्रिक नहीं पता चली तो फंस जाओगे, है ना? चलिए और देखें क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन है, इतनी वैरायटी बन सकती है? जी हाँ बिल्कुल। और मैं तो हमेशा आपको कहता हूं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नोट्स में आएगा। ठीक, इतनी वैरायटी में आप लोगों के लिए अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ। जितनी किताबें आप लोग सोच सकते हो मार्केट में हैं, वो सब हमने खोज रखी हैं आराम से, उनमें से क्वेश्चन निकाल रखे हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। ये आपका जेई 1992 का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आज की डेट में आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, और क्वेश्चन अच्छा है। आपको बताना है कौन सा फिनोमेना ऐसा है जो लाइट और पार्टिकल, सॉरी वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को सेटिस्फाई करता है, या दोनों को यूज करता है, या दोनों को रिलेट करता है। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा मेरा, तो आपको याद आ जाएगा। ये तो है ही नहीं, ठीक, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है ना? और हालांकि कोई दिक्कत है नहीं है, अगर ये आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको याद होगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर किस पर लगता था? केवल वेव पर लगता था। लेकिन E इज इक्वल टू एच न्यू अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको सिखाया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन है, लेकिन हर फोटोन अपने आप में एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए उसकी एक फ्रीक्वेंसी और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू था। कल का लेक्चर रिपीट करके देखिएगा, जहां पर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ कर रहा था, वहां पर ये शब्द मैंने एज इट इज बोले हैं। ठीक, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जी तो पार्टिकल की है, लेकिन हर पार्टिकल अपने आप में एक वेव है, तो इसलिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आया था। क्लियर है? और देखें, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। ये है आपका 1992 का। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रेज। मतलब मैं 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बतानी है इन चारों में से एक्स रे का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, या एक्स रे की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रेज। ठीक, पहला स्टेटमेंट सुने, द रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेस, इज इट ट्रू और फॉल्स? रेडिएशन कौन? एक्स रेज, है ना? द रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेस, ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, राइट? हम लोगों ने एक्सरे में पढ़ा था पहली क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इट कॉज जेडएनएस टू फ्लोरेसेंस, हाँ बिल्कुल, अरे जेडएनएस तो हर चीज से चमकेगा, उस पर कोई भी चीज टकराए वो चमक जाएगी, बात खत्म। तो एक्सरे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं है वो, जेडएनएस की प्रॉपर्टी है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। तीसरी बात, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कम ऑन, दिस इज फॉल्स। भाई बिकॉज एक्स रेज आर न्यूट्रल, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होती हैं और मासलेस होती हैं, बताया था मैंने आपको। अगर नहीं याद तो फिर से लिख लो वहीं पर जहां पर आपने उसके नोट्स बनाए, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ठीक है। और फोर्थ
जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, हैव वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है अल्ट्रावायलेट से। बिल्कुल, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया तो उसमें एक्सरेज देखिए कहाँ आ रही है, तो यूवी से आगे आएंगी, यानी कि वेवलेंथ उसकी कम होगी। ठीक है जी। तो ये थी हमारी पूरी प्रैक्टिस किसकी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दे रहा हूं, एक आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। एच डब्ल्यू है ये, देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 is 194 किलोजूल पर मोल। The minimum value of photons required to break this bond is option A 1.458 into 10 raised to the power 23 meter inverse, option B 1.620, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टू, हाँ गलत कर दिया मैंने, द मिनिमम वैल्यू की जगह थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज। ठीक, तो बी ऑप्शन है 1.620 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी 4.80 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 मीटर इनवर्स, या ऑप्शन डी है 1.45 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है, ध्यान से देख लेना, द मिनिमम वेव नंबर बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको एनर्जी दे रखी है, यानी कि आपको लैम्बडा नहीं निकालना, आपको 1/लैम्बडा ही निकाल कर लाना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा होगा इसमें आप एक जगह गलती करोगे, मैं आपको हिंट दे दूं क्या, क्या हिंट दे दूं, चलो मैं दे देता हूं, पर आप पक्का गलती करते। अगर आप अभी साथ साथ वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर लाने की कोशिश करिए। ठीक, और फिर मैं जो आपको हिंट दे रहा हूं उसको अपने आंसर लाने के बाद सुनिएगा, आपको शायद आपने गलती करी होगी वो पकड़ में आ जाएगी। कम ऑन दूं, ठीक है, देखो आपसे पूछा है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम वेव नंबर कितना चाहिए, है ना, और जो आपको एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 1 मोल बॉन्ड की। तो पहली गलती तो आप ये कर सकते हो, सही है, कि आप शायद इसको चेंज ही ना करो। तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज करिएगा, कैसे चेंज करेंगे, सर डिवाइडेड बाई एन करके। तो 1 मोल की एनर्जी इतनी है, तो एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 194 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, और ये भी किलो जूल में है, इसको जूल में चेंज करिएगा। ठीक है, तो लो मैं कर ही देता हूं, 194 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, ये तो आ गई आपकी एनर्जी। ठीक, अच्छा, और फिर आपसे पूछा वेव नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की संख्या की कोई बात नहीं करी उसने, भाड़ में जाने दो, एन की वैल्यू 1 ले लो। एच, एच कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, और सी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा। अब आपको लैम्डा नहीं निकालना, आपको 1/लैम्डा ही निकालना है, यानी कि आपको इस वैल्यू को, यानी कि 1/लैम्डा ही निकालना है। तो 1/लैम्डा कितना हो जाएगा, 194 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इंटू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। ये पूरी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करें, ये वैल्यू आएगी 1.62 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। ठीक, सही है, बस इतना ही था और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मतलब इस पोर्शन में, इस चैप्टर के। तो
कभी भी कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता एटॉमिक स्ट्रक्चर से, हम सारे टाइप के क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात क्या है, हर एक टॉपिक के अपने सेपरेट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अगर वो टॉपिक आपको आता है तो उसके न्यूमेरिकल आप कर लोगे, ठीक है ना। बहुत कम रिलेट है आगे, मतलब थोड़ा बहुत तो रिलेशन होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जैसे मोल की तरह नहीं है ना। और ये चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल है, यानी कि अगर ये चैप्टर किसी को नहीं आता है ना, इसका मतलब ये नहीं आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन अगर ये चैप्टर किसी का रह जाता है या कमजोर है या कुछ है, तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन छूटेगा। इस चैप्टर के चक्कर में आगे कोई चैप्टर या पीछे कोई चैप्टर हैम्पर नहीं होंगे, लेकिन अगर मोल चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।